हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी टॉनिक में स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हम लोग लाइट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जानेंगे, जो कि आपको आपके 10th प्रिपरेशन में तो मदद करेगा ही, साथ ही में आपको हायर क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेगा। जब आप 11-12 में जाएंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट हार्ड लगेगा वो ईजी लगेगा, क्योंकि आप ये सीरीज़ देखे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में जानना बिल्कुल ही बेसिक से। देखिए, लाइट के बारे में पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव क्या होता है, वेव का कितना टाइप होता है। अगर आप वो समझ गए तब आप लाइट को समझ पाएंगे, क्योंकि लाइट का फ़ील आना चाहिए। अगर आपको लाइट का फ़ील आ गया तब आप ये समझ पाएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन देना हो तो रिफ्लेक्शन, अगर जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे टकराता है तो रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ लॉज को फॉलो करता है, जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इस प्रिंसिपल पे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर काम करता है, क्योंकि मिरर ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। स्फेरिकल का दो टाइप हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कैसे इमेज बनता है वो हम रे डायग्राम में देखेंगे। फिर रिफ्रैक्शन, जब लाइट कम डेंसर से ज़्यादा डेंसर या ज़्यादा डेंसर से कम डेंसर की तरफ बढ़ता है, तब लाइट का पाथ बेंड हो जाता है और इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन के ही प्रिंसिपल पे काम करता है लेंस, जो कि किसी का आँख का रोशनी अगर कम हो गया है तो उसको मदद करता है, जैसे हाइपर मायोपिया या मायोपिया। इस बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। ओके, वैसे ही लेंस का भी दो टाइप, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल ही अलग चीज़ है, दोनों अलग प्रिंसिपल पे काम करता है। और इनके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा ये भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए लाइट क्या होता है, उसका फील आना चाहिए। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपनी आँखों को बंद कीजिए और सोचिए कि आपका घर साउथ में है और आपके घर से बिल्कुल ही स्ट्रेट पार्ट पे एक डस्टबिन रखा है नॉर्थ में। ठीक है, आप घर पे बैठे हुए हैं और घर से निकल कर कुछ दूर चल कर उस डस्टबिन से टकरा गए। आप अपने घर पे रेस्ट पे थे, आपका वेलोसिटी ज़ीरो था, तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो भी ज़ीरो था। लेकिन जब आप मूव किए तो एक्सेलरेट किए, उससे कुछ वेलोसिटी गेन किए, फिर आपके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था। और जब आप उस डस्टबिन से टकराए तो आपका वो काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी जो कि प्रोड्यूस हुआ डस्टबिन के टकराने से, और उस डस्टबिन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, ये बस अपना फॉर्म बदलते रहता है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पहले थॉट एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना पड़ा, आपको अपने घर से निकल कर फिर डस्टबिन से टकराना पड़ा। और यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास जो एनर्जी था उसका ट्रांसफ़र हो गया डस्टबिन तक, लेकिन आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा तब ये पॉसिबल हो पाया। लेकिन अगर एक और केस लें जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट भी ना करना हो और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी हो जाए। ओके, सेकेंड केस में मानिए कि आपके घर से लेकर उस डस्टबिन तक बहुत सारे लोग स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। ओके, आप क्या किए, आपको कुछ गुस्सा भरा, आपने आपके सामने वाले आदमी को धक्का दे दिया। फिर आपका काइनेटिक एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो आदमी दूसरे आदमी को धक्का दे दिया, फिर वो तीसरे को, वो चौथा को, और ये करते करते डस्टबिन तक गया और डस्टबिन तक वो जो एनर्जी आप ट्रांसफ़र किए थे वो पहुंच गया। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब आप अपने सामने वाले आदमी को धक्का दे रहे हैं तो वो आगे जा रहा है और फिर पीछे आ रहा है और फिर रुक जा रहा है। ऐसे ही वो जब दूसरे को धक्का दे रहा है तो वो भी आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है और रुक जा रहा है। तो अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट देखें पार्टिकल्स का, एक तरह से उन पर्सन्स को पार्टिकल हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ एटम से बना है, तो जीरो है। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र हो गया एक जगह से दूसरा जगह। यही वेव है, जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरा जगह बिना पार्टिकल के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट का, तब हम कहते हैं वेव प्रोड्यूस हुआ है या वेव प्रोपोगेट किया है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज वेव प्रोपोगेशन और रेडिएशन।
अब वेव भी दो टाइप का होता है और दो टाइप का होता है, उसका हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेनली दो टाइप का ही वेव होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड केस, जब आदमी लाइन में खड़े थे और हमने उनको धक्का दिया था, फिर उसने आगे वाले को धक्का दिया, फिर उसने आगे वाले को धक्का दिया, उस केस में आप अगर देखेंगे तो पार्टिकल टू एंड फ्रो आगे पीछे कर रहे हैं और वेव साउथ से नॉर्थ की तरफ बह रहा है और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी आगे पीछे कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है। अगर आप धक्का दे के उस लाइन से बाहर निकल कर देखेंगे तो लगेगा कुछ चीज़ चल रहा है साउथ से नॉर्थ, और उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तब आप बोलेंगे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें होता क्या है कि पार्टिकल का टू एंड फ्रो जो मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन या ऑस्किलेशन, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव। आपके गला में वोकल कॉर्ड है, जब आप लंग्स से एयर पुश करते हैं तो वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन से आसपास एयर मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करने लगते हैं, फिर वो एयर मॉलिक्यूल दूसरे एयर मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाते हैं, फिर वो तीसरे को, चौथे को, और यही वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता है और हमको आवाज़ सुनाई देता है। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल टू एंड फ्रो अपने जगह पे नाच रहे हैं, उनका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, लेकिन अपने ही प्लेस पे टू एंड फ्रो आगे पीछे कर रहा है, फिर बाकी पार्टिकल भी आगे पीछे कर रहे हैं। वेव जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी टू एंड फ्रो कर रहे हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाएगा। इसलिए साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब अगर बात करें ट्रांसवर्स वेव का, तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल टू एंड फ्रो या बोले अप एंड डाउन तो करते हैं, लेकिन जो वेव का डायरेक्शन होता है और जो पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन होता है अप एंड डाउन, वो परपेंडिकुलर होता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप लोग बच्चों ने नदी झील में गए होंगे और उसमें पत्थर फेंके होंगे, तो पत्थर के फेंकने से उसमें रिपल्स प्रोड्यूस होता है, जो कि जहाँ पे आप पत्थर गिराएं वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है, और वो रिपल्स गोल गोल होता है, कुछ लगता है चलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप एक बड़ा सा टब ले और उसमें एक ऐसा मटेरियल ले जो कि पानी के अंदर डूबे ना, जैसे स्पॉन्ज हो गया, नहीं स्पॉन्ज नहीं, क्या कहते हैं, थर्मोकॉल ले लीजिए और उसको पानी के ऊपर रखिए और क्या कीजिए, एक पत्थर गिरा दीजिए, पानी के अंदर वही रिपल प्रोड्यूस होगा और आप देखेंगे वो थर्मोकॉल ऊपर नीचे ऐसा लगेगा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, और पानी में जो रिपल है आपको आगे की तरफ दिखाई देगा चलता हुआ। तो यही सबसे बेस्ट एग्जांपल है पानी में जो रिपल प्रोड्यूस हुआ है ट्रांसवर्स वेव का, जहाँ पे पार्टिकल का टू एंड फ्रो का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन से। अगर आप फुटबॉल या क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें भी ये प्रोड्यूस होता है, एक पार्टिकुलर जगह से दर्शक उठते हैं फिर बैठ जाते हैं, फिर उनके बगल वाले उठते हैं बैठ जाते हैं, उनके बगल वाले उठते हैं बैठ जाते हैं, और ये रिदमिक क्या कहते हैं, चलते जाता है और हमको लगता है कुछ चीज़ चल रहा है। इससे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, टू एंड फ्रो कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, और वेव का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो रहा है इनके मोशन के डायरेक्शन से। तो ये भी ट्रांसवर्स वेव है और इसी का एक और नाम मैक्सिकन वेव भी है।